Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का एमसीक्यू। क्वेश्चन है, भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने के पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा को कहा जाता है। ए परीक्षण विवाह, बी शक्ति विवाह, सी परिवीक्षा विवाह, डी हठ विवाह। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में विवाह की बात हो रही है और विवाह में किसकी विवाह? जनजातियों के विवाह की बात हो रही है। और यह विवाह में क्या है? शक्ति सिद्ध करना होता है। ऐसे विवाह को क्या कहा जाता है? तो ऐसे विवाह को कहा जाता है परीक्षण विवाह। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा ए। परीक्षण विवाह किस में मिलता है? भील में मिलता है। जनजातियों के विवाह को याद करना होता है, क्वेश्चन इससे बनता है। तो यहाँ बी है शक्ति विवाह, तो ये इसी का ही एक रूप हो गया। परिवीक्षा विवाह यह होता है कुकी जनजाति में। हठ विवाह आपको हो और बिरहोर जनजाति में देखने को मिलती है। हो बिरहोर जनजाति में। कुछ और विवाह की भी हम लोग चर्चा कर ले और हो जाता है आपको सेवा विवाह। सेवा विवाह, सेवा विवाह किस में मिलता है? आपको खस, खांसी और थारू जनजाति में सेवा विवाह देखने को मिलता है। राजी खुशी विवाह, राजी खुशी विवाह या इसे सह पलायन विवाह भी कहते हैं। सह पलायन विवाह यह किस में होता है? यह हो जनजाति में पाया जाता है। एक होता है गोंड विवाह या विनिमय विवाह, जिसे हम दूध लौटवा विवाह कहते हैं। यह गोंड जनजाति में पाया जाता है। तो ये इस तरह से यहाँ जनजातियों में होने वाले विवाह को हम लोगों ने देखा। सबसे ज़्यादा इसमें होता है कि इस सब विवाह को क्रय विवाह सबसे ज़्यादा मिलता है। क्रय विवाह होता है, इसे कहते हैं वधू मूल्य, अर्थात जनजातियों में वधू मूल्य और क्रय विवाह सभी जनजातियों में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, किसने विवाह को बच्चों के प्रजनन एवं रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है? ए मेलिनोव्स्की, बी टायलर, सी वेस्टरमार्क, डी मर्डाक। तो यहाँ विवाह की एक परिभाषा है और विवाह की परिभाषा या किसी भी तरह की परिभाषा को हम कैसे याद करेंगे कि जब हम उस परिभाषा के कीवर्ड्स को पकड़ेंगे। तो इस परिभाषा में कीवर्ड्स क्या है हमारा? समझौता, समझौता या संविदा भी कहीं कहीं यह लिखा हुआ आता है। इस तरह की परिभाषा कौन देते हैं? मेलिनोव्स्की देते हैं। तो मेलिनोव्स्की से संबंधित वो विवाह के बारे में, परिवार के बारे में और क्या कहते हैं, क्या उनकी जानकारियाँ हैं, उसे भी हम लोग नोट कर लेते हैं। नोट करिएगा। कहते हैं कि एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप था, है और रहेगा। वहीं यह कहते हैं कि विवाह ही नातेदारी व्यवस्था की फाउंटेन हेड है। फाउंटेन हेड है। एक और इनका कथन है, कहते हैं कि परिवार क्या है? व्यक्ति या मनुष्य पशु अवस्था से ही अपने साथ लाया है। पशु अवस्था से ही अपने साथ लाया है। ये सारे मेलिनोव्स्की के कथन हैं विवाह से संबंधित और परिवार से संबंधित। नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ यहाँ और नोटिस करने वाली बात है कि वेस्टरमार्क का कथन भी इनसे ही मिलता जुलता है। वे कहते हैं कि एक विवाही विवाह का सच्चा स्वरूप है। विवाह का सच्चा स्वरूप है। ये कौन कहते हैं? वेस्टरमार्क है। यहाँ बात हो रही है की, और मेलिनोव्स्की कहते हैं था, है और रहेगा। अंतर को नोट करिएगा, ये आपके एग्जामिनेशन में कन्फ्यूज़न नहीं करेगा। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम इजी होगा, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से समझ सकते हैं और याद करने में भी आसान होगा।
मर्डाक की बात करें तो मर्डाक मुख्य रूप से नातेदारी का अध्ययन करते हैं। 3 तरह के नातेदारी की बात करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक नातेदारी कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की। द्वितीयक 33 प्रकार की और तृतीयक 151 प्रकार की। मर्डाक की बात करें तो मर्डाक 250 परिवारों का अध्ययन करते हैं और कहते हैं कि 250 अध्ययन करने के बाद से बताते हैं कि परिवार क्या है? एक सार्वभौमिक संस्था है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। मर्डाक की बात करें तो ये 5 तरह के परिवारों की चर्चा करते हैं। एक मातृस्थानीय, दूसरा पितृस्थानीय, तीसरा नौस्थानीय, चौथा हो जाएगा यहाँ मातुल स्थानीय, जहाँ मामा के घर की बात होती है, और 5वां हो जाएगा पितृ स्वश्रेय। पितृ स्वश्रेय अर्थात बुआ के घर की बात होगी या बुआ के सत्ता की बात होगी। तो इस तरह से 5 परिवारों की चर्चा मर्डाक करते हैं। तो यहाँ सारी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं, नोट कर लीजिएगा। इस तरह की अच्छी जानकारियों के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, लाइक करना ना भूलें। तो 2 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, मुताह विवाह प्रचलित है? ए सुन्नी मुसलमानों में, बी अशरफ मुसलमानों में, सी शिया मुसलमानों में, डी शिया व अशरफ दोनों में। तो विवाह एक होता है निकाह और एक होता है मुताह। निकाह जो लीगल तरीके से शादी होती है, मुसलमानों में वो निकाह होती है। यह भी 2 प्रकार का होता है, मान्य अमान्य। और एक होता है मुताह, ये संविदा या समझौते पर आधारित होती है। तो यह होती है मुख्य रूप से शिया मुसलमानों में। तो 3 का आंसर हमारा होगा यहाँ सी। इसके अंतर्गत कुछ निश्चित संबंध, निश्चित अवधि, अर्थात यह 6 माह भी हो सकता है, 1 माह भी हो सकता है, अर्थात कोई अवधि निश्चित कर ली जाती है और उसी अवधि के लिए ही मात्र वो विवाह मान्य होता है। और इससे जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, जो संतान होंगे, वो उन्हें वैधता मिलती है, वैध संतान माने जाते हैं। तो यह कहा जाता है 3 का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ईवी टायलर की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? ए प्रकृतिवाद, बी एक सत्तावाद, सी जीवित सत्तावाद, डी एकेश्वरवाद। तो यहाँ हम चर्चा करें तो टायलर ने धर्म का कौन सा स्वरूप बताया है? तो ये टायलर जो बताते हैं वो होता है आत्मावाद या जीववाद। कहते हैं कि धर्म की उत्पत्ति में या आत्मावाद या जीववाद, या ऑब्लिक करेंगे इसे, या जीववाद की अवधारणा देते हैं। कहते हैं कि व्यक्ति जब स्वप्न देखता है तो स्वप्न में किसी अन्य दुनिया में चला जाता है, या मृत्यु के बाद शरीर तो यही है, और जो आत्मा है या जो शक्ति है, शरीर की शक्ति जो निकल जाती है वो कैसे जाती है, तो इसी को वो देखते हुए धर्म की उत्पत्ति का मूल कारण मानते हैं। लेकिन यहाँ आत्मावाद और जीववाद नहीं दिया हुआ है, जीवित सत्तावाद दिया है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी। जीवित सत्तावाद भी इसी से मिलता जुलता है। कहते हैं कि सारी चीज़ों में क्या है, एक शक्ति होती है। जीवित सत्तावाद से संबंधित कहीं कहीं नाम आता है कार्डरिंगटन एवं मैरेट, यह भी नाम आ सकता है आपको। तो जीवित सत्तावाद में ये नाम मैचिंग में आ सकता है। प्रकृतिवाद की बात करें तो प्रकृतिवाद की बात मैक्स मूलर करते हैं। मैक्स मूलर महोदय प्रकृतिवाद की सिद्धांत देते हैं। वे कहते हैं कि क्या है, जो हम सूर्य की पूजा करते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, तो ये सभी क्या है, हम प्रकृति के भय से, प्रकृति के प्रकोप से बचने के लिए, या प्रकृति को अपना कृतज्ञ व्यक्त करने के लिए हम प्रकृतिवाद को मानते हैं। धर्म का जो स्वरूप है वो प्रकृति पूजा को से शुरू होता है। तो यह मानना मैक्स मूलर महोदय का है।
लेकिन इन सब का खंडन करते हुए दुर्खीम टोटमवाद की अवधारणा देते हैं। कहते हैं कि धर्म का स्वरूप क्या है, टोटमवाद है, टोटमवाद से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है। तो ये सभी धर्म की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाएं हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, आपके काम आ सकते हैं। तो 4 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, दुर्खीम ने किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया है? अभी मैंने टोटमवाद के बारे में बताया। तो धर्म की उत्पत्ति में टायलर ने क्या दिया? आत्मावाद या जीववाद की अवधारणा देते हैं। वहीं मैक्स मूलर प्रकृतिवाद की अवधारणा देते हैं कि आदि स्वरूप प्रकृतिवाद रहा होगा। लेकिन दुर्खीम टोटमवाद की अवधारणा देते हैं। और यह किस में देते हैं? देखते हैं कि अरुंटा जनजाति में। अरुंटा जनजाति कहाँ की है? यह ऑस्ट्रेलिया की जनजाति है। ऑस्ट्रेलिया की जनजाति में अरुंटा जनजाति में देखते हैं कि टोटमवाद। टोटमवाद क्या है? टोटम कोई एक प्राकृतिक चीज़, कोई वस्तु, ये सूर्य हो सकता है, चंद्रमा हो सकता है, कोई विशेष पशु हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है, कुछ भी जिसे वो अपना टोटम मानते हैं। और जो टोटम मानते हैं, टोटम मानने वाले समूह अपने आप को एक गोत्र के रूप में एक साथ रखते हैं और यह अपने गोत्र से बाहर विवाह करते हैं। एक टोटम को मानने वाले लोग आपस में विवाह नहीं करते हैं और इसी टोटम के आधार पर उन्होंने टोटमवाद की अवधारणा दी है। टोटमवाद की अवधारणा देते हैं दुर्खीम। इनकी ये टोटमवाद की अवधारणा किस बुक में आती है? एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इससे संबंधित वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देखेंगे, सारी जानकारियाँ आपको वहाँ मिल जाएंगी। तो 5 का आंसर हमारा हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, घुरिये ने भारतीय जनजातियों को कहा है? ए अनुसूचित जनजाति, बी आदिवासी, सी आदिम जनजाति, डी पिछड़े हिंदू। तो घुरिये ने जनजाति को क्या नाम दिया है? तो इसको हमें बताना है। जनजातियों को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नामों से बताया है और इस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो घुरिये के बारे में पूछ दिया है, तो यहाँ तो घुरिये भारतीय जनजातियों को क्या कहते हैं? पिछड़े हिंदू कहते हैं। तो 6 का आंसर हो गया हमारा डी। अनुसूचित जनजाति कौन कहता है? यह हमारे संविधान में इस नाम से जाना जाता है। आदिवासी की बात कौन करते हैं? आदिवासी कहते हैं ठक्कर बापा कहते हैं। ठक्कर बापा को आदिवासी या जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। जनजातियों का मसीहा कहा जाता है। आदिम जाति या आदिम जनजाति या बैरियर एल्विन कहते हैं। और भी इनके कुछ नाम हैं, नोट कर लीजिएगा। इनको दरिद्र नारायण, दरिद्र नारायण, दयानंद सरस्वती कहते हैं। दयानंद सरस्वती। हिंदू पिछड़े हिंदू कौन कहे? घुरिये यहाँ हो जाएगा। इनके और नाम हैं, इनको कहते हैं आपको बाहरी जाति, बाहरी जाति हट्टन कहते हैं। पहाड़ी जाति ये कौन कहते हैं? आपको वेंज कहते हैं। AFGH जीववादी कौन कहते हैं? सेजनिक कहते हैं। तो ये सभी आदिवासी के नाम हैं, ABCDEFGH इतने। और इनको किन लोगों ने किन नामों से बुलाया है, ये क्वेश्चन के रूप में बन सकता है, मैचिंग पूछ सकता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा, आपके काम आ सकती हैं। तो 6 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? ए निकाह, बी फाशिद, सी वातिल, डी मुताह। तो अभी हम लोगों ने चर्चा की मुस्लिम विवाह। सबसे पहले 2 प्रकार के हो गए, एक होता है निकाह और एक होता है मुताह। निकाह मतलब अस्थायी विवाह
और मुताह मतलब अस्थायी विवाह। यह शिया लोगों में पाया जाता है और यह मुख्य रूप से सुन्नी लोगों में पाया जाता है। इसके दो स्वरूप होते हैं, एक होता है मान्य विवाह या अधिमान्य विवाह, एक होता है अमान्य विवाह। जैसे हिंदू विवाह में भी हम कैटेगराइज करते हैं। तो मान्य में आपको आ जाता है निकाह समानांतर सहोदर के बीच, या जो नॉर्मल विवाह होते हैं वो निकाह होते हैं। और असामान्य विवाह में दो प्रकार होते हैं, एक होता है फाशिद और दूसरा होता है वातिल। वातिल विवाह वो होते हैं जैसे बहुत नज़दीकी रक्त संबंधियों के बीच विवाह हो जाए, या कोई लड़की किसी मूर्ति पूजक लड़के से विवाह कर ले, तो यह वातिल विवाह अर्थात नल मैरिज होता है, यह मान्य नहीं होता है। जैसे मौसी के साथ विवाह या बेटी से विवाह, इस तरह के विवाह वातिल विवाह में आते हैं। फाशिद विवाह में वो होता है जैसे कि कोई लड़का मतलब लड़का मुसलमान हो और लड़की मूर्ति पूजक हो, तो ऐसी स्थिति में लड़की का धर्म परिवर्तन करा के विवाह को मान्य कराया जा सकता है। या किसी की 4 शादी पहले से हो चुकी है लेकिन वो 5वीं शादी कर लेता है, तो किसी एक को तलाक देकर इस तरह से उसको मान्य किया जा सकता है। तो फासिद विवाह में मान्य करने की संभावना होती है, वातिल विवाह में नहीं होती है। तो क्वेश्चन क्या करा है कि अस्थायी प्रकृति का विवाह, तो हमने क्या बताया अस्थायी प्रकृति कहाँ है, यह मुताह विवाह में आता है। आंसर तो हमारा मिल गया डी। इसी विवाह को मोहम्मद पैगंबर साहब ने कहा है, मोहम्मद साहब ने कहा है कि यह क्या है, वेश्यावृत्ति की बहन है, वेश्यावृत्ति की बहन कहा है मुताह विवाह को। तो 7 का आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विवाह के बाद व्यक्ति स्वयं निम्नलिखित में से किस प्रकार की परिवार की रचना करता है। ए पितृसत्तात्मक परिवार, बी जन्ममूलक परिवार, सी प्रजननमूलक परिवार, डी नौ स्थानीय परिवार। तो यहाँ व्यक्ति क्या कर रहा है, स्वयं परिवार की रचना कर रहा है। तो एक होता है जन्ममूलक परिवार और एक होता है प्रजननमूलक परिवार। इसकी चर्चा कौन करते हैं, वार्नर करते हैं। जन्ममूलक में क्या होता है, व्यक्ति जन्म लेता है, और प्रजननमूलक में क्या होता है, व्यक्ति जन्म देता है। अर्थात वो स्वयं आगे के जनरेशन को जन्म देकर एक परिवार की रचना करता है, तो यह क्या हो जाएगा, प्रजननमूलक परिवार हो जाएगा। तो 8 का आंसर हमारा हो गया सी। यहाँ पितृसत्तात्मक परिवार, पितृसत्तात्मक परिवार का अर्थात पिता की सत्ता होती है, पिता की सत्ता होती है, वैसे परिवार को पितृसत्तात्मक कहते हैं। नौ स्थानीय परिवार अर्थात विवाह के व्यक्ति या नौ दंपति नई जगह पर, नए स्थान पर अपना घर बनाते हैं, अपना जीवन शुरुआत करते हैं, तो वो नौ स्थानीय परिवार कहलाता है। कुछ और जानकारियाँ नोट कर लीजिए। एटोमिस्टिक न्यूक्लियर फैमिली, ये क्वेश्चन सारे बने हुए हैं। न्यूक्लियर फैमिली, इसकी चर्चा कौन करता है, पार्सन्स करते हैं। स्टेम फैमिली, इसकी चर्चा कौन करते हैं, लिपले महोदय बताते हैं स्टेल फैमिली के बारे में। आणविक गृहस्थ और न्यासधारी, ये 3 तरह के परिवार की चर्चा कौन करते हैं, जिमरमैन करते हैं। दाम्पत्य मूलक और रक्त मूलक परिवार, इसकी चर्चा कौन करते हैं, लिंटन महोदय करते हैं। तो इस तरह से परिवार से संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं, नोट कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन एक तो रहना ही होता है परिवार या विवाह से, इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 8 का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज के लेखक हैं। ए वेस्टरमार्क, बी मर्डॉक, सी लोवी, डी मैकाइवर। तो द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज ये बुक किसकी है, वेस्टरमार्क महोदय की है।
वेस्टरमार्क महोदय से कुछ और जानकारियाँ समझ लें। वेस्टरमार्क महोदय क्या कहते हैं, एक विवाह का सिद्धांत देते हैं, एक विवाह का सिद्धांत देते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि इन्होंने कहा कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है। वे कहते हैं, विवाह की परिभाषा में कहते हैं कि विवाह, बहुत इनकी बड़ी परिभाषा है, शॉर्ट में हम कीवर्ड्स के रूप में समझते हैं। विवाह कहते हैं कि विवाह नामक जो संस्था है, नामक संस्था बच्चों के जन्म लेने के बाद भी बना रहता है, बच्चों के जन्म के बाद भी बना रहता है। ये कहते हैं परिवार को एक समिति मानते हैं और विवाह को संस्था मानते हैं, और कहते हैं कि संस्था से ही क्या है, समिति से ही संस्था का निर्माण होता है। अर्थात विवाह क्या है, बाद में विवाह परिवार से ही उत्पन्न हुआ है या परिवार के बाद आया है, अर्थात परिवार पहले आया है और विवाह बाद में। तो इस तरह से वेस्टरमार्क से संबंधित जो ये मुख्य जानकारियाँ बुक करने में यहाँ हो ही गया, यही वेस्टरमार्क से संबंधित मुख्य बातों को पढ़ना होता है। तो 9 का आंसर हमारा हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। अब हिंदू विवाह को संस्कार से अधिक संविदा समझा जाता है क्योंकि भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पहला कथन देख लेते हैं, कहता है कि हिंदू विवाह के संस्कार को संविदा समझा जा रहा है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के बाद तलाक का प्रावधान हो गया है। तो तलाक जहाँ लेने की बात होगी तो यह क्या हो जाए, एक संविदा के रूप में होता है, और इससे पहले यह एक संस्कार के रूप में समझा जाता था। और भारतीय समाज पर पश्चिमी विचारधारा का व्यापक प्रभाव पड़ा है, यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही है। 10 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में से कौन पूंजीवाद की विशेषता नहीं है? पूंजीवाद की कौन सी विशेषता नहीं है, यह हमें बताना है। ए मुक्त बाजार कारोबार, बी लाभ का अधिकात्मीकरण, सी मुक्त श्रम, डी निजी क्षेत्रों पर सार्वजनिक अधिकार। ये क्वेश्चन कुछ अधूरा हो गया है, यहाँ होगा सार्वजनिक अधिकार। तो पूंजीवाद में क्या है, सार्वजनिक अधिकार जैसे शब्द नहीं होते हैं। यहाँ लाभ के लिए व्यक्ति काम करता है, व्यक्तिगत लाभ बहुत इम्पोर्टेंट होता है, व्यक्तिगत लाभ पे काम करता है। तो 11 का आंसर हमारा होगा डी। पूंजीवाद की विशेषता की बात में मार्क्स पूंजीवाद की क्या विशेषता बताते हैं, अधिशेष मूल्य के रूप में यह कहते हैं कि पूंजीवाद की विशेषता क्या है, अधिशेष मूल्य। वहीं वेबर इसे बाजार विनिमय बताते हैं, बाजार विनिमय। तो 11 का आंसर हमारा हो गया यहाँ डी। आई थिंक जो आज का MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।